हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12 के स्टूडेंट बहुत ही सीरियस होंगे अपने पढ़ाई के प्रति। फिलहाल आज मैं आपको बता दूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 6th चैप्टर जो है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं, हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक स्टूडेंट एक अच्छे नंबर से पास हो, उसके लिए हम कठिन मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी मेहनत कीजिएगा। ये सब कुछ बहुत ही एनालिसिस करने के बाद सभी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मैं सभी स्टूडेंटों से कहूंगा सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिए। फिजिक्स का आज हम 6th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चलिए एक एक करके इसको देख लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट कल कमेंट किए थे, तो मैं केमिस्ट्री का भी जल्दी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। उसके लिए परेशान ना हो। केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, उसका टेंशन आप ना ले। चलिए अगला हमारा आता है सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स को से आप क्या समझते हैं। चलिए तो चुंबकीय फ्लक्स हम समझ लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या होते हैं, तो यहां पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है। क्या हमने लिखा है समझिएगा। तो जब किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत निकलने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बात आप समझिएगा, यहां पे क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सपोजेट ये एक चुंबक है। बात को समझिएगा, ये एक चुंबक है जिसका ध्रुव है, एक है N और एक है S। ये चुंबक के ध्रुव है। अगर हम ये कहें कि ये हम ऊपर व्हाइट टाइप से ये चुंबक है, तो ये क्या है, ये चुंबक का सतह ही तो है, ये चुंबक के सतह ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। तो हम तो यही कह रहे हैं कि देखिए जो चुंबक है, तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुए होंगे, जाहिर सी बात है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है कि ये जो हमारा चुंबक है, इससे बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही होंगी। बहुत सारी इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी वो इस प्रकार क्या हो रही होंगी, इस प्रकार निकल रही होंगी। बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही होंगी। आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे, इस तरीके से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होंगी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये सभी क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है ना। और यहां से ये क्या है, हमारे पास चुंबक है। और यहां पे अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे हम ये कह रहे हैं कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये अगर आप देखेंगे तो ये पृष्ठ पर लंबवत हैं। ये देखेंगे ये चुंबकीय बल रेखाएं अपनी सतह पर क्या है, लंबवत है। ये भी देखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं अपनी सतह के लंबवत है। यहाँ पर ये भी देखेंगे, ये भी चुंबकीय बल रेखाएं अपनी सतह पर लंबवत हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी चुंबक, मतलब ये हम कह रहे हैं कि किसी चुंबक के पृष्ठ है, तो किसी चुंबक के पृष्ठ से मतलब किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बताइए आपको याद हुआ या नहीं हुआ। बाबू समझिएगा ध्यान पूर्वक। हम ये कह रहे हैं कि किसी चुंबक के सतह के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर हम सिंपल सा कहें तो बात यहाँ पे ये है कि ये चुंबक है, तो चुंबक से सतह से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, परंतु सभी चुंबकीय बल रेखाओं को नहीं, केवल जो लंबवत होंगी चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ पर, उन्हीं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जो पृष्ठ पर लंबवत होंगी। तो एक बार अंत में मैं परिभाषा बोल दे रहा हूं, ध्यान पूर्वक समझेंगे, याद हो जाएगा। आप कहेंगे कि किसी चुंबक के सतह के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। जहां तक इसके फॉर्मूले पे बात करें तो इसको चुंबकीय फ्लक्स को φb से प्रदर्शित करते हैं। अब φb इक्वल टू होता है BA cos थीटा। तो ये आप याद रखेंगे, φb इक्वल टू होता है BA cos थीटा। तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए पहला ये आप याद रखिएगा। दूसरा इसका याद रखेंगे मात्रक।
मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो ये आप याद रखेंगे वेबर होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। एक और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा नहीं, एक और आपको बताना है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ये आप हमें बताइएगा। दूसरा एक और चीज आप याद रखेंगे, ये कौन सी राशि होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ये एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि दोस्त, अदिश राशि। अगर कोई आपसे पूछ दे बीमीय सूत्र क्या होता है, तो बीमीय सूत्र इसका करेक्ट मैं कहूँ इसका बीमीय सूत्र, तो आई थिंक ML2T-2A-1, आई थिंक ये आपका बीमीय सूत्र हो जाएगा। ML2T-2A-1 ये आपका बीमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। तो आप इसको सबसे पहले परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक, राशि, बीमीय सूत्र सब हमने जान लिया। इतना ही आप ऐसे ही लिखेंगे सीक्वेंस वाइज, तब आपको आपके फुल नंबर मिलेंगे। ये सभी ये आपके एनसीईआरटी ये क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए जी, अच्छी बात है। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंज का नियम क्या है। तो हमें बताना है यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंज का नियम क्या है, या इसी क्वेश्चन को फिर एक और तरीके से पूछ लेता है, लेंज का नियम लिखिए, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। ये हमसे पूछा जा रहा है कि क्या यह उल्लंघन करता है, तो ये हम दोनों का जवाब हम दे देते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि लेंज का नियम क्या होता है। तो लेंज का नियम थोड़ा सा यहाँ पे हम मतलब परिभाषा पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे समझाऊंगा, क्योंकि लेंज का नियम ही एक ऐसा टॉपिक है जिसको बिना आप समझे कभी याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहूंगा सब्र है ना तो समझिएगा, ठीक है। जब अंत में हम पूरे तरीके से समझा देंगे तब बोलेंगे तो याद भी हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे एक क्या है, ये एक कुंडली है। ये क्या है, ये एक कुंडली है दोस्त। कुंडली के पास ये एक कुंडली है, फिर एक यहाँ पर भी एक कुंडली हम बना दे रहे हैं, ये भी एक कुंडली है, सेम टू सेम कुंडलियां हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक चुंबक है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक चुंबक है, ठीक है ना। ऐसे हम बता दे रहे हैं ये हमारा चुंबक का ध्रुव है, सपोज दैट ये हमारा S ध्रुव है, ये हमारा N ध्रुव है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम जस्ट इसका अपोजिट ले लेते हैं, इधर N ले लेते हैं और इधर S ले लेते हैं, ध्रुव को इधर उधर कर सकते हैं। अरे चुंबक है, ये मान लेते हैं पेन है तो पेन को इधर रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, तो इसी तरीके से चुंबक को उलाट कर भी रखा जा सकता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसमें डिफरेंट क्या होता है कि जब मान लेते हैं ये कुंडली है, ये चुंबक है, तो जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है। आपेक्षीय गति का मतलब होता है कि ये कुंडली है, अब इस कुंडली के पास हम तेजी से इस चुंबक को लेकर जाते हैं। जैसे ही हम इस कुंडली को तेजी से चुंबक के मतलब इस चुंबक को कुंडली के पास तेजी से ले जाते हैं तो जस्ट अ सेकेंड, चलिए जाइए आप अम्मी के पास जाइए आप। छोटी वो माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, छोटी सी भांजी है तो उसको क्या कर सकते हैं, वो आ गई थी तो चलिए कोई नहीं। क्या समझा रहे थे हम यहाँ पे, ये हम समझा रहे थे ये कुंडली है हमारे पास, ये एक चुंबक है। हम क्या कर रहे हैं, इस चुंबक को देखिए, कोई भी आपेक्षिक गति का मतलब ये होता है, अगर सिंपल सा हम कहें कि इस कुंडली या चुंबक में से कोई एक को स्थिर रख के और दूसरे की गति कराया जाए। जैसे ये कुंडली है, इस कुंडली को यहीं पर रख दिए और इस चुंबक को तेजी से हम इसके पास ला रहे हैं, तो आपेक्षिक गति ये होगा। तो जैसे ही हम इस चुंबक को तेजी से पास लाते हैं तो इसका देखिए कुंडली के पास ये N ध्रुव है ना, तो इसमें एक धारा उत्पन्न होती है और उसमें एक धारा इसमें उत्पन्न होती है, और वो धारा जो होती है वो धारा इस तरीके से होती है। धारा की बहने की दिशा जो होती है वो वामावर्त दिशा में, देख रहे हैं ना, वामावर्त दिशा में होती है,
ठीक है ना। मतलब क्या हमने बताया कि जब किसी कुंडली के पास तेजी से हम चुंबक को लाते हैं ना, तो ये कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है और धारा की बहने की दिशा जो होती है वो वामावर्त दिशा में होती है, ठीक है ना। मतलब इस कुंडली में भी एन ध्रुव ही उत्पन्न होता है और एन ध्रुव देख रहे हैं, एन इसका है ध्रुव और इसी के कारण यहाँ पे भी एन ध्रुव उत्पन्न हो गया, जिसके कारण यहाँ पे वामावर्त दिशा में धारा बहता है। इसी प्रकार यहाँ पे एस ध्रुव है। अब हम क्या करते हैं, इस कुंडली को यहीं पे चुपचाप रख दिए हैं और ये जो चुंबक है इसको तेजी से हम इसके पास लाते हैं। तेजी से हम इसके पास लाते हैं ना, तो देखा यह गया कि इस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, एस ध्रुव ही उत्पन्न हो जाते हैं। एस ध्रुव का मतलब इसमें धारा की बहने की दिशा जो होती है वो दक्षिणावर्त, इसमें क्या होती है, धारा की बहने की दिशा दक्षिणावर्त दिशा में हो जाती है। तो यही बात आपको समझना चाहिए। ये दोनों फिगर से आपको समझ में आएगा क्या, वो अभी हम बता दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि देखिए एन ध्रुव के कारण इसमें भी एन ध्रुव, कुंडली में भी एन ध्रुव उत्पन्न हुआ और जब एस ध्रुव था कुंडली के पास, तेजी से लेके गए तो इस कुंडली में एस ध्रुव उत्पन्न हो गया और एस ध्रुव के कारण दक्षिणावर्त दिशा में बह रहा है और एन ध्रुव के कारण इसमें वामावर्त दिशा में धारा बह रही है। तो यहाँ पे ये बताइए, आप ही बताइए कि यहाँ पे एन ध्रुव है, चुंबक का एन ध्रुव है और इसमें भी एन ध्रुव उत्पन्न हो गया है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा, प्रतिकर्षण होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर एन ध्रुव है, सजातीय ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षण होता है इनके बीच, प्लस प्लस के बीच अगर होगा तो प्रतिकर्षण ही होगा ना। वैसे ही अगर एस ध्रुव दोनों हैं तो इसका मतलब यहाँ पर भी प्रतिकर्षण होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम इस चुंबक को तेजी से कुंडली के पास लाते हैं ना, तो ये कुंडली क्या करता है, इस चुंबक को दूर हटाता है, प्रतिकर्षित करता है। वैसे ही ये जो इस चुंबक को भी तेजी से पास ला रहे हैं तो एस ध्रुव उत्पन्न हो गया है, इसी कारण ये जो कुंडली है इस चुंबक को भी दूर हटाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब हम चुंबक को कुंडली के पास तेजी से ले जाते हैं तो ये कुंडली चुंबक को दूर हटाता है और जब पास लाते हैं, पास जाता है चुंबक, तो ये कुंडली कहता है पास नहीं आना है, दूर हटो। और जब ये चुंबक दूर हटाया जाता है कुंडली से, तब ये चुंबक, ये जो कुंडली है ना, ये अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब ये कहता है कि नहीं, दूर भी नहीं जाना है, ठीक है ना, पास ही रहो। समझ रहे हैं, मतलब क्या है कि एन ध्रुव के कारण ही इसमें एन ध्रुव उत्पन्न हुआ है, परंतु ये जब पास आना चाहता है तो ये आने नहीं दे रहा है भैया, यही बात है, ठीक है ना। मतलब एन ध्रुव के कारण ही इसमें एन ध्रुव उत्पन्न हुआ है, बट ये चाहता है पास आना तो ये नहीं आने दे रहा है। समझ रहे हैं ना। तो जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध भी कर रहा है। इस एन ध्रुव के कारण इसमें एन ध्रुव उत्पन्न हुआ है, परंतु फिर भी इसका विरोध कर रहा है, पास आने नहीं दे रहा है। तो यही हम कहना चाहते हैं, क्या हम कहना चाहते हैं कि लेंज के नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार हो, लेंज के नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये धारा को ही प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वही प्रेरित धारा भी है, तो या तो प्रेरित धारा कहते हैं या प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, दोनों बात एक ही है। तो यही कहा जा रहा है इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। मतलब वो उसी कारक का विरोध कर रहा है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुआ है। इस एन ध्रुव के कारण इसमें एन ध्रुव उत्पन्न हुआ है, इसमें एस ध्रुव के कारण ही इसमें एस ध्रुव उत्पन्न हुआ है, परंतु पास आने नहीं दे रहा है भैया। तो यही बात कह रहे हैं कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। तो आप बोल देंगे, परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न हुआ है। यही तो बोलना है।
आशा करता हूं आप बोल देंगे। उसके बाद एक लेंज का नियम समझ के ये दोनों फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कहा गया कि क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियमों का उल्लंघन करता है, तो ये भी हम बता दे रहे हैं। तो जो लेंज का नियम है ना, ये ऊर्जा संरक्षण के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि उसका पालन करता है। पालन मतलब उसका अनुसरण करता है, उसके नियमों को मानता है। तो यही लिखा गया है, लेंज के नियम, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पालन करता है, मतलब उसको फॉलो करता है। समझ गए ना। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है जी, कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। यही तो है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा समय हम नहीं देंगे, ठीक है ना। ज्यादा समय काहे दीजिए, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे गए हैं, आप चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। ज्यादा हम समय क्यों दे, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब बहुत बार ये 3-3 नंबर में ये सभी टॉपिक आपसे पूछे गए हैं ज्यादातर। चलिए अगला आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, समझाइए। अब देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने एक परिभाषा लिखा हुआ है, ये आपसे मैं कहना चाहूंगा, पहले मैं आपको समझा दूं फिर पढ़ूंगा, याद हो जाएगा, या पढ़ के सुना दूं। एक बार पढ़ लीजिए। जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, हम समझा दे रहे हैं। ऐसे पढ़ने से थोड़ी ना याद होगा, अरे हम समझते हैं आपकी दिलों की बातों को, ठीक है ना। आप ऐसा ना सोचे कि हम नहीं समझते हैं। चलिए, ये हमारे पास एक कुंडली है, कुंडली में एक हमने धारा मापी लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। अब इस कुंडली के पास एक हम चुंबक को ले लेते हैं। ये हमारे पास एक चुंबक है, चुंबक का ध्रुव है N और S, ठीक है दोस्त। इतनी बात समझ के हम ये कह रहे हैं, ये क्या है, चुंबक है। चलिए, ये चुंबक आप समझ ही रहे हैं, ये हमारे पास इसको लिख दे रहे हैं केवल कुंडली। चलिए, तो हम ये कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है, कौन सी गति, कौन सी गति जी, आपेक्षिक गति। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है तो क्या होता है, सबसे पहले तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में यहाँ पे परिवर्तन होता है। सबसे पहले क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो यही हम बात लिखेंगे, क्या होता है, सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण ये जो कुंडली है, इस कुंडली में एक प्रेरित धारा, मतलब इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उसी विद्युत वाहक बल को हम क्या नाम देते हैं, उसी विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है ना। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, एक घटना है, इंसिडेंट है। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जब किसी, अब परिभाषा ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना, बार बार नहीं कहना है। हम कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है,
जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, इस घटना को विद्युत चुंबकीय। मैं माफी चाहूंगा दोस्त, बीच में वीडियो कट गया था क्योंकि लाइट चली गई थी, क्योंकि आज बारिश बहुत ज़्यादा 2 दिनों से हो रही है और लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है। इन्वर्टर भी मेरा ऑफ हो गया था, इसकी वजह से चलिए कट गया था। कोई बात नहीं, हम फिर से आ गए हैं एक न्यू अंदाज में, एक नए अंदाज में फिर से हम पढ़ाने के लिए। हम आपको क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। हम आपको पूरा समझा ही दिए थे, एक बार और सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा में एक ही बार बोलेंगे। हम क्या कहेंगे, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ गए, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। सुन लीजिए, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूं समझ गए होंगे। एक चीज यहाँ पे अक्सर स्टूडेंटों को डाउट आता है कि सर, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि सर, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन इस चुंबक में हो रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन होता है ये कुंडली के पास होता है, कुंडली में होता है चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन। ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन जो आ जाता है इस चैप्टर का, हम देख लेते हैं। कह रहा है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम बताइए। ठीक है जी, समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं एक 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया है। चलिए यहाँ पे आता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। तो ध्यान से समझेंगे, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। अब वो कौन कौन से नियम होते हैं, तो एक को हम कहते हैं प्रथम नियम और एक को कहते हैं हम द्वितीय नियम। ठीक है, अब प्रथम नियम क्या होता है समझिएगा। प्रथम नियम जो है ना, फैराडे का प्रथम नियम है वो यही है जी। क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में ही उन्होंने प्रथम नियम में बारे में बताया है। उन्होंने ये कहा है, सुन लीजिए याद हो जाएगा। उन्होंने यही कहा कि कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है ना, तो एक बात मैं बता दूं, ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसी को हम प्रेरित धारा भी कहते हैं, इसी को प्रेरित धारा भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो या तो हम कहते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो यही बात वहां पे भी बताया गया है। क्या यहाँ पे बताया गया, समझिएगा कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अतः कहने का मतलब अर्थात कि प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। यही तो बात है वहां पे, वही तो बात हमने बताया ना, वही बात यहाँ पे है। आशा करता हूं कि आपको आसानी से याद हो जाएगा, बट हाँ इसमें एक फिगर ये जरूर बना लीजिएगा, और वो फिगर है ये, इस टाइप से जरूर ये फिगर आप बना लेंगे। इसमें एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर लगा लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक चुंबक का फिगर बना लीजिएगा जिसमें 2 ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ ध्रुव। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे दिखा दीजिएगा। यहाँ पे ऊपर लिख दीजिएगा आपेक्षीय गति। ठीक है दोस्त, यहाँ पे लिख दीजिए बीच में कुंडली, ऐसे लिख देंगे सही रहेगा। और इतना ही केवल लिख दीजिएगा, यहाँ पे एक लिख दीजिएगा आई से दर्शा दीजिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रेरित धारा। ठीक है ना, लिख देंगे बेटर रहेगा। यहाँ पे इसको संकेत रूप में इधर इस तरीके से लिख दीजिएगा चुंबक।
ठीक है ना। इस तरीके से आपको एक फिगर बना देना है जिससे कि टीचर समझे कि हाँ आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई किया हुआ है। देखिए माइंडसेट बहुत ही जरूरी है एग्जाम के लिए। टीचर को भी ये लगना चाहिए कि आप एक अच्छे स्टूडेंट है, एक गुड स्टूडेंट है, एक पढ़े हुए स्टूडेंट है जिनको सब कुछ पता है, जिससे कि आपको एक भी मार्क्स जो 5 में 5 नंबर टीचर दे। समझ रहे हैं ना, ये बात है बाबू। चलिए अगला आता है द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम में हमें क्या बताया गया, द्वितीय नियम में हमें ये बताया गया, देखिए चुंबकीय फ्लक्स को ना हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, डी फाई से। तो यहाँ पे एक चीज बताया गया कि डी फाई बाई डी टी, यहाँ पे समझिएगा डी फाई बाई डी टी, इसका मतलब क्या है, ये डी फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या है, और नीचे क्या है, मतलब डी फाई क्या है, डी फाई का मतलब है चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, और डी टी क्या है, टी है समय। पर समय हम हमेशा कहते हैं नीचे अगर होता है तो उसको जब परिभाषा टाइप से बोला जाता है तो समय को दर हम कहते हैं। तो हम यही कह सकते हैं ये क्या है, ये है चुंबकीय, मैं आप लिख दे रहा हूं चुंबकीय, दूसरे कलर से हम लिख देते हैं दोस्त, ठीक है ना। हम क्या लिख देते हैं यहां पे, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, ठीक है ना। तो ये डी फाई क्या है जी, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है, और डी टी क्या है, डी टी है समय, और समय को हम क्या कहते हैं दोस्त, दर कहेंगे जब हम परिभाषा करेंगे। तो यहां पे हमें यही बताया थायराडे ने द्वितीय नियम में अपना कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। यही तो बात बताया गया, और इसको एक कोष्ठ में हम बंद कर देते हैं, ठीक है ना, यही बात हमें बताया गया। चलिए बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। हमने क्या बताया कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। आशा करता हूं आप समझ के होंगे, यही बात हम कह रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। वही लिखा गया है, इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। इतना लिखकर ये आपको फॉर्मूला लिख देना है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना दोस्त, यही करना है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा हम और भी आगे इसको एक फॉर्मूले के रूप में हम तोड़ भी सकते हैं। जैसे ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे ना, तो इसके एक लाइन और नीचे आप लिख लीजिएगा, ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह आता है, और डी फाई जो है और डी टी है ये इस तरीके से रहता है। तो ये हमारा जो अंतिम फॉर्मूला टाइप से आप दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इतनी बात, ये 5 नंबर आपके इतना लिखने से मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट। हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है दोस्त। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन अब हम बताने जा रहे हैं, ये मैं कह सकता हूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक और हम कराएंगे इसके बाद, दोनों में से एक क्वेश्चन 100%, क्या कह रहे हैं भैया, हम कह रहे हैं 100% फिक्स है कि इसमें से एक कोई आएगा ही आएगा। अब वो क्या है देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे कहता है, कहीं कहेगा स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, कहीं कहेगा स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, कहीं या में कह देगा कि स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए, या कह देगा स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र लिखिए, या आपको कहीं कह देगा स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए तो अगर यहाँ पे हमें 2 चीजें पूछा गया, एक तो स्वप्रेरण क्या होता है ये हमें बताना है, एक हमसे पूछा गया स्वप्रेरण गुणांक, जो कि नीचे हमने लिखा हुआ है, इसको भी हम बताएंगे, ठीक है दोस्त। चलिए तो पहले हम स्वप्रेरण की बात कर लेते हैं। तो हमने लिखा है कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब चलिए थोड़ा सा, मैं जानता हूं आपको याद नहीं हुआ होगा ना, नहीं हुआ होगा, मैं जानता हूं। आप परेशान हो रहे हैं क्या, परेशान नहीं होना है दोस्त, आपको विश्वास है ना हम पे,
विश्वास हम पे कीजिए, अपने आप के कीजिए, और सबसे ज़्यादा विश्वास कीजिए तो ऊपर वाले अल्लाह ताला से, या मैं ये कह सकता हूँ ईश्वर से या भगवान से, जिस धर्म से हैं आप उनको कीजिए, ठीक है ना। तो ये मैं कहूँगा ज़रूर, ठीक है ना दोस्त, मैं यही कहूँगा, परेशान और घबराना नहीं है। विश्वास खुद पर भी होना चाहिए, ईश्वर पर भी होना चाहिए, और अपने जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उन पर भी होना चाहिए। अब माता पिता तो दिल से दुआ करते ही हैं, प्रार्थना करते ही हैं आप सभी के लिए, तो सोचना तो उसमें है नहीं। चलिए, अब मैं सोच रहा हूँ आपको कैसे समझा दूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। हाँ जी, चलिए समझाते हैं। एक तरीका हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल तो हमने सोच लिया, क्या हम आपको एग्जाम्पल देंगे। चलिए एक फिगर से हम समझाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं शायद आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही खुशी की बात है, और मुझे विश्वास है कि आपको आ जानी चाहिए। इतने स्टूडेंट, हमारे सभी स्टूडेंट होशियार हैं, ठीक है ना, आ जाना चाहिए। चलिए चलिए देखिए, एक परिपथ हम बना रहे हैं यहाँ पे। आप नहीं सोच रहे थे तो आप देख लीजिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे। सबसे पहले एक हमने परिपथ बनाया जिसमें हम सबसे पहले एक क्या करते रहे, एक हमने सेल ए लगा दिया है, ठीक है ना, एक हमने सेल लगा दिया, या आप बैटरी भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक कुंजी लगा दिया, ठीक है। चलिए, हम सेल वाले जानते हैं, एक प्लस वाला डंडा होता है, एक छोटा वाला जो होता है वो ऋणात्मक का डंडा होता है, ठीक है। उसके बाद ये एक हमारे पास परिपथ है, इसमें हमने क्या लगा दिया है, उसमें हमने एक बल्ब लगा दिया है। इसमें हमने क्या किया है, एक बल्ब लगा दिया है, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया है, एक बल्ब लगा दिया है, और ये बल्ब इस तरीके से जलेगा। कब जलेगा वो हम आपको बताएंगे, अभी नहीं जल रहा है, ठीक है। तो इसको अभी नहीं जल रहा है तो इसको हटा देते हैं। चलिए, ये हमारे पास बल्ब हो गया। अब बात यहाँ पे ये हमें समझना है कि देखिए, जब हम इस, ध्यान से समझेंगे, और यहाँ पे एक और चीज़ हम लगा देते हैं, यहाँ पे एक चीज़ हम लगा देते हैं, और एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगा यहाँ पे ना, यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे हम एक चीज़ लगा देते हैं, और उस चीज़ का नाम है कुंडली। तो यहाँ पे हम एक कुंडली लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि देखिए, ये एक कुंडली है, ये एक बल्ब है, और यहाँ पे कुंजी है, ये सेल है। तो जब हम किसी सेल या बैटरी की सहायता से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, अब विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करेंगे। ये विद्युत धारा है ना, तो विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। क्या हम कर रहे हैं, विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करेंगे। विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन का मतलब आप समझते हैं, ये धारा के मान को कभी हम बहुत अधिक कर देंगे, कभी बहुत कम कर देंगे, ठीक है ना। तो वही बात कहा जा रहा है कि जब हम जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी कुंडली लगा हुआ है, ये परिपथ टोटल है, तो जब किसी कुंडली में हम धारा के मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, इस कुंडली में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। जिसके कारण इस वाले परिपथ में एक धारा उत्पन्न होगा, और इस धारा को ही हम क्या कहते हैं, ये जो धारा उत्पन्न हो रहा है, इसकी घटना को ही हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। समझ रहे हैं, जैसे ही इसमें धारा उत्पन्न होगा तो ये बल्ब जलने लगेगा, तो इसी घटना को ही हम स्वप्रेरण कहते हैं। अच्छा, आपको एक प्रैक्टिकली हमें समझा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने पूरा समझाया नहीं है कि याद हो जाए आपको तुरंत, परेशान नहीं होइएगा। देखिए, एक चीज आप देखे होंगे, अभी दिवाली आया था, तो दिवाली में आपने भूख भाई वाला टेप से आपने देखा होगा ना, टाइप से एक जो आता है सजाने वाला नहीं आता है, बल्ब जो सजाते हैं घरों ऊपर घर के ऊपर हम लोग लगाते हैं, जिससे वो हमेशा बढ़ता ऑफ ऑन होता रहता है, बल्ब जो होता है छोटा छोटा सा। तो आपने कभी सोचा है कि वो बल्ब ऑफ होता है, जैसे अगर लाइट हम ऑफ भी कर देते हैं, अगर लाइट हमने काट भी दिया, ठीक है, उसको ऑफ भी कर देते हैं, तो आप देखेंगे तुरंत हमने लाइट ऑफ किया, जैसे एक बटन है, अब बटन से हमने टिप दिया कि ऑफ हो जाए, मतलब बंद हो जाए लाइट, तो हम टिप भी देंगे ना बटन को, हम टिप देंगे, उसके बाद भी आप देखेंगे कुछ समय तक वो बल्ब जलता रहता है। मतलब कुछ समय का मतलब कि हमने जैसे टिपा तो तुरंत बुझ जाना चाहिए ना उसको, क्योंकि विद्युत धारा तो प्रवाहित होना बंद हो गया।
तो बल्ब को बुझ जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है दोस्त, बल्कि वो 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा ही जलता है। तो वो एक्स्ट्रा क्यों जलता है, वही बात यहाँ पे, वही एक भुगजोनी टाइप से आप समझ सकते हैं ये बल्ब है। ये क्यों, अगर हमने यहाँ से धारा प्रवाहित हम कर रहे हैं, तो धारा जब हम इस सेल या बैटरी से द्वारा विद्युत धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, तो इस धारे के कारण, इस धारा में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पे एक कुंडली होता है। ये कुंडली में ना चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। इस कुंडली में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण एक छोटा सा धारा उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये बल्ब ना इधर से ऑफ भी हम कर देते हैं ये वाला मेन धारा, तब भी ये बल्ब कुछ समय के लिए जलता रहता है। ठीक है ना, यही बात है। तो इस घटना को ही हम स्वप्रेरण कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में, जिसके कारण एक क्या होता है, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल, जिसके कारण इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब विद्युत वाहक बल को ही हम प्रेरित धारा कहते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, और इसी धारा को, इस घटना को ही हम स्वप्रेरण कहते हैं। समझ रहे हैं? तो यही बात लिखा गया है कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। मतलब अतः हम ये कह सकते हैं ना, अर्थात, यहाँ पे जिसके कारण नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक बल है वही प्रेरित धारा भी है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना, हम यही कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। इस संपूर्ण घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए, अच्छी बात है, इतनी बात आप समझ गए हैं तो ठीक है। चलिए, इतनी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये हमारा स्वप्रेरण हो गया। अब यहाँ पे हमें ये चीजें बताई गई हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन की दर है, जो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर है, वो प्रेरित विद्युत, मतलब धारा में परिवर्तन, प्रेरित धारा में परिवर्तन के, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। जो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की जो दर है, वो जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ है उस धारा के समानुपाती होता है। तो ये हमसे बातें यहाँ पे d∅dt कहा, मतलब जो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है वो क्या होता है, प्रेरित धारा के समानुपाती होता है। मतलब जो ये चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हुआ है जो फाई, वो इस वाले प्रेरित धारा के समानुपाती होता है। अब हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, और ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे L एक नियतांक आता है, इंटू I आ गया ये धारा। ठीक है, चलिए, इतना आप समझ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे अब हम सोचे ये I इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो यहाँ से L इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई बाई क्या आ जाएगा, फाई बाई ये I आ जाएगा, फाई बाई I। तो ये फाई बाई I जो आया ना, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए, तो ये L क्या है, L यहाँ पे ये समझिएगा, ये L एक नियतांक है, जिसका L का L जो है ना, ये L याद रखेंगे, L ही है स्वप्रेरण गुणांक। यहाँ पे फाई क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन। I क्या है, I है प्रेरित धारा। ठीक है दोस्त,
समझ गए होंगे आप। उसके बाद आता है, अब हमें ये करना है कि ये स्वप्रेरण गुणांक है, इसको हमें परिभाषा करना है, तो वो भी हम कर देंगे। हमें फॉर्मूला क्या पता है स्वप्रेरण गुणांक का? स्वप्रेरण गुणांक का हमें ये फॉर्मूला पता है, स्वप्रेरण गुणांक का हमें ये फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है दोस्त? कि L जो है वो phi/i के बराबर है, मतलब L जो है वो phi/i के बराबर है, यही ना है जी। तो यहाँ पे I क्या है? धारा है, ये चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है, यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम ये कह देते हैं यदि ये I का मान, ध्यान से समझेंगे, यदि I का मान, I है धारा, तो I का मान यदि हम 1 एम्पीयर ले लेते हैं, I का मान यदि हम 1 एम्पीयर ले लेते हैं, इस I का मान 1 एम्पीयर ले लें, तो उस समय पर जो फाई होगा ना, जो फाई होगा वो L के बराबर हो जाएगा। उस समय पर जो फाई होगा वो L के बराबर हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं ना? जब I अगर 1 एम्पीयर हो तो उस समय पर जो फाई होगा वो L के बराबर हो जाएगा। तो यही बात हम कह रहे हैं कि जब किसी कोई भी कुंडली है, तो जब किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन ही प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब वही बात यहाँ पे, सॉरी, प्रेरित विद्युत वाहक बल गलत हम बोल दिए। देखिए वही बात है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, जब किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तब उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्सों का परिमाण स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। ये चुंबकीय फ्लक्सों का एक परिमाण मतलब पूरा योग कहा जा रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स है ना, यही बात कहा जा रहा है कि जब किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों का परिमाण जो होता है वो स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। तो वही तो बात लिखा गया है, जब किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तब उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों का जो परिमाण होगा वह स्वप्रेरण गुणांक कहलाएगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे एक और हमारा क्वेश्चन जो आ जाता है इसको भी देख लेते हैं। अगला आता है अन्योन प्रेरण। अब अन्योन प्रेरण क्या होता है दोस्त? अन्योन प्रेरण यहाँ पे होगा। अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं समझाइए, या आपसे कह देता है अन्योन प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। दोनों हम समझ लेते हैं। यही हमने कहा था कि स्वप्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरण गुणांक, दोनों में से एक फिक्स है, आएगा ही आएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं। अब अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है ये भी हम समझा देते हैं आपको। चलिए अन्योन प्रेरण गुणांक हम आपको समझा दें। चलिए इसमें आपको एक चीज समझना होगा। अन्योन प्रेरण मतलब अन्य किसी से प्रेरित होकर क्या उत्पन्न करेगा? जो अन्य किसी से प्रेरित होकर जो प्रेरित धारा उत्पन्न करेगा ना, वही अन्योन प्रेरण कहलाएगा। अन्योन प्रेरण का मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पर केवल चुंबकीय फ्लक्सों मतलब धारा के मान में परिवर्तन कर रहे थे, तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रहा था, इसी के कारण इसमें धारा उत्पन्न हो रहा था। बट यहाँ पे क्या है, अन्योन प्रेरण है, मतलब अन्य किसी से प्रेरित होकर धारा उत्पन्न होगा। कैसे होगा ये कुंडली समझ जाएंगे, फिर हम आपको परिभाषा करेंगे, याद हो जाएगा, समझिएगा। तो इसमें एक फिगर आपको तैयार रख लीजिए, मैं यहाँ से कलर ले लूँ। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। फिर ठीक है यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ से, ठीक है। इधर हम लगा देंगे। एक और हम बना देते हैं यहाँ पे इस टाइप से कुछ, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लैक हम करके, थोड़ा सा दोस्त, थोड़ा सा आप सब्र रखेंगे, हो ही गया बस। और एक यहाँ पे, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे, थोड़ा समझिएगा क्या क्या हम कर रहे हैं।
सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक क्या लगा देते हैं, एक धारा मापी लगा देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले एक हमने धारा मापी गैल्वेनोमीटर लगा दिया। उसके बाद हम यहाँ पे एक काम कर देते हैं, हाँ जी ठीक है, उसके बाद एक काम कर देते हैं, उसके बाद दूसरा हम काम कर देते हैं, दूसरा हम ये काम कर देते हैं कि इसमें हम एक कुंडली लगा देते हैं। ये कुंडली हो गया, ये हमारे पास दूसरा कुंडली हो गया, दो कुंडली हमने लगा दिया। यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस हमारे पास बॉक्स हो गया। यहाँ पे एक क्या होगा, एक कुंजी हो गया, यहाँ पे एक सेल या बैटरी हो गया, ठीक है। इतनी बात आप समझ के होंगे, मैं आशा करता हूँ, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब इस सेल या बैटरी की सहायता से जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, धारा मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यहाँ पे दो कुंडली है, एक ये पहली कुंडली है, ये एक हमारे पास दूसरी कुंडली है। पहली कुंडली के साथ हमने क्या लगाया है, कुंजी, सेल और ये धारा नियंत्रक हमने लगाया है। दूसरी कुंडली में हमने केवल धारा मापी लगाया है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम पहली कुंडली में धारा के मान में, जब हम पहली कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस धारा नियंत्रक की सहायता से इस विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करेंगे। तो जब हम क्या करते हैं, जब किसी कुंडली में धारा के मान में क्या कर रहे हैं, धारा के, विद्युत धारा के मान में क्या करते हैं, मान में परिवर्तन करते हैं। जब किसी कुंडली में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, तो कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस दूसरी कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को ही हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, कि हमने यहाँ पे धारा प्रवाहित किया और इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। अब ये पहली कुंडली के पास ही है, बहुत पास ये दूसरी कुंडली है, इसी कारण इस कुंडली में जब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है तो इससे प्रेरित हो गई है। ये कहते हैं ना, अच्छा के साथ अगर अच्छा आदमी रहेगा तो वो अच्छा ही बन जाएगा, तो इससे ये प्रेरित हो गई। और जब ये प्रेरित हो गया तो जब यहाँ पे प्रेरित विद्युत मतलब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में इसमें परिवर्तन होने लगा तो इसमें क्या होगा, एक धारा के मान में भी परिवर्तन होगा। एक धारा उत्पन्न होगा, इस धारा को अन्योन प्रेरण कहते, मतलब इस घटना को अन्योन प्रेरण कहेंगे। मतलब परिभाषा में एक बार बोलकर समझा दूं कि पढ़ के सुना दूं, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो क्या होता है, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तब उस कुंडली के पास रखे दूसरे कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तब इस कुंडली के पास रखे दूसरे कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और इस घटना को ही अन्योन प्रेरण कहते हैं। और इस जो घटना है इसे अन्योन प्रेरण कहते हैं। बात आपको समझ में आ गई होंगी, मैं आशा करता हूं। चलिए, इतनी बात समझ के चलिए यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे ये बताया गया कि जो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन है ना, वो हमारी जो प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे समानुपाती मतलब जो समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है ना, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है m, और यहाँ पे फिर i है तो i हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे अगर हम ये कह दें कि ये i इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो यहाँ से जो m का जो वैल्यू आ गया, वो 5/i आ गया। तो ये 5/i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, 5/i हो जाएगा।
और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रूफ्ड हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है ना, मतलब प्रूफ क्या है, ये फॉर्मूला निकला जो है m = 5/I। ठीक है, जहां m क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक है, अन्योन प्रेरण गुणांक ही है m। फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन। I क्या है, I है प्रेरित धारा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ के अब आता है अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है। तो यहाँ पे हमें केवल यही बात बताया गया कि जब देखिए, जब पहली कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्सों का परिमाण अन्योन प्रेरण गुणांक कहलाता है। मतलब यही हमसे कहा गया कि जब, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब ये पहली कुंडली में यदि हम 1 एम्पीयर की अगर हम यहाँ से धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्सों का परिमाण हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या का परिमाण जो हो रहा है, उसी परिमाण को ही हम अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो बताइए, आपको याद हो ही गया होगा, यहाँ पे केवल ये लिखने के बाद ये m = यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, समानुपाती का चिन्ह हटता है ना, तो इक्वल का चिन्ह आता है, तो d5/dt, तो यही हम लिख देंगे 5/I। यह फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ये फॉर्मूला आप जरूर लिख दीजिएगा, ये याद रखेंगे। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं दोस्त, हम तो यूं ही बहुत ज़्यादा समय लेकर यूं ही हम बताते भी हैं फिर भी, पर मैं आशा करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ जा रही होंगी। चलिए, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो है धारावाही लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरणकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। 5 मार्क्स का ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब जिनको पढ़ना है ये पढ़ सकते हैं, हमने पहले करा दिया है। अगर आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, लिखिएगा धारावाही लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरणकत्व का सूत्र, अब फिर लिख देंगे ब्रदर सर। ठीक है ना, ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च कर लीजिएगा, हमारी वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। समझ गए हैं। चलिए, अदरवाइज एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप याद रखेंगे, कल आपको मिलने वाला है, कल एक महा मैराथन की क्लासेज होंगी। हम कह सकते हैं कि एक 1 शॉट वीडियो होगा, 1 शॉट वीडियो होगा, और इस 1 शॉट में आपकी पूरी फिजिक्स हम कंप्लीट कराएंगे। लगभग मैं कह सकता हूं 7 से 8 घंटे की क्लासेज होंगी। ठीक है ना, 7 से 8 घंटे की क्लासेज होंगी। समय याद रखेंगे, शाम को 6:21 पे। ठीक है ना, 6:21 पर आपको शाम को वीडियो मिल जाएगा। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे, याद रखिएगा 6:21। ठीक है ना। चलिए दोस्त, और ठीक है, कोई बात नहीं। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, इससे पहले के 5 चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, बाकी सब आप जानते ही हैं। और जल्दी मिलते हैं दोस्त, ठीक है ना, कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।